नमस्कार, मैं रवींद्र त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दाइला मऊ प्रतापगढ़। आपका हम अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पर स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी सकारात्मक सुझाव हो जरूर देने का प्रयास करें, जिससे कि हम उत्तरोत्तर इस चैनल के माध्यम से ज्ञान प्रसार के इस कार्यक्रम को और प्रभावशाली स्वरूप दे सकें। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग समकालीन भारत एवं शिक्षा विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण विविधता एवं बहुलवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि विविधता क्या होती है। विविधता को अंग्रेजी में डाइवर्सिटी कहा जाता है। यह विविधता किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, इवन किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी या सामान्य व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दो व्यक्ति, दो परिवार, दो समाज, दो समुदाय, दो राष्ट्र एक जैसे सिमिलर नहीं होते हैं। उनके बीच अनेक प्रकार की भिन्नता, अनेक प्रकार का अंतर विद्यमान रहता है। यह अंतर शारीरिक भी हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, मानसिक अंतर हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, जातिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि अंतर एक समाज के लिए हो सकता है। और इन सारे अंतरों को व्यक्त करने वाला जो प्रत्यय होता है वह प्रत्यय है विविधता। अगर सारांश या सार रूप में समझने का प्रयास किया जाए तो विविधता एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी भी समाज, देश में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय आदि भिन्नताओं या अंतर को व्यक्त करता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो क्षेत्र है, एक समुद्री क्षेत्र है और एक मैदानी क्षेत्र है। अर्थात कुछ लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र के नजदीक रह करके जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर आप देखिए तो जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होंगे उनके जीवन यापन का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, उनके खान पान का तरीका अलग होगा। उनकी आर्थिक क्रियाएं अलग होंगी। उनका जो है उनकी सामाजिक बनावट अलग होगी। और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनकी आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं या अन्य जो सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन या आर्थिक जीवन के पक्ष हैं उनमें अंतर दिखाई देगा। वास्तव में यही अंतर विविधता को प्रदर्शित करता है या विविधता इन्हीं सारे अंतरों को प्रदर्शित करने वाला प्रत्यय है। चूंकि भारत का इतिहास मानव जीवन की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है और भारत भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से या अन्य अनेक दृष्टियों से विविधतापूर्ण है, विविधता से संपन्न है। भारतीय विविधता के संबंध में भारत के
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था कि यदि कोई विदेशी या भारत के इतिहास से अनभिज्ञ व्यक्ति भारत का भ्रमण करे तो भारत में अनेक देश उसको दिखाई देंगे, अनेक संस्कृतियां उसको दिखाई देंगी, लेकिन इन सब विविधता या भिन्नताओं के साथ जो एक महत्वपूर्ण अवयव, एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने उभर कर आता है वह यह है कि इन तमाम अंतर और विविधताओं के साथ एक अनोखा समन्वय, एक अनोखा एकात्मवाद, एक अनोखा एकीकरण भी भारतीय संदर्भ में व्याप्त विविधता में दिखाई देती है। अब मैं समझता हूं कि आप विविधता के अभिप्राय को समझ चुके होंगे। विविधता को परिभाषित करते हुए एक प्रसिद्ध विचारक हैं गर्सेल। गर्सेल ने बताया कि विविधता का अर्थ योग्यता, जाति, प्रजाति, लिंग, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म में निहित अंतर से होता है। कहने का मतलब यह है कि जो विविधता होती है वह योग्यता में अंतर संबंधी हो सकती है, लिंगीय विविधता हो सकती है, जातिगत विविधता हो सकती है, प्रजाति संबंधी विविधता हो सकती है, लोगों के चिंतन स्तर में अंतर आ सकता है, सामाजिक रहन सहन, खान पान, व्यवहार में अंतर दिखाई दे सकता है, धार्मिक विविधता हो सकती है। तो विविधता के इन तमाम या अंतर या भिन्नता के इन तमाम आधार या अवयवों को ध्यान में रख करके गर्सेल महोदय की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है इस संदर्भ में। एक बार मैं इस परिभाषा को पुनः आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि विविधता का अर्थ है योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार, धर्म या अन्य जो कोई पक्ष है उसमें अंतर से। अब हम जानने का प्रयास करेंगे गर्सेल महोदय की परिभाषा के आलोक में ही कि विविधता के क्या आधार हैं, विविधता किन आधारों पर जानी पहचानी जाती है। इस संदर्भ में कई आधार हैं, उन आधारों को, इस संबंध में कई आधार हैं और उन आधारों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा विविधता के आधार या कारण। तो पहला आधार है आनुवांशिकी, जीन संबंधी, अर्थात आनुवांशिकी या हेरेडिटी जो है वह भी विविधता को जन्म देती है, या हेरेडिटी ही है या आनुवांशिकता ही है जो किसी दो बालक को समान रूप प्रदान नहीं होने देती। तमाम ऐसे लक्षण शारीरिक और मानसिक परिलक्षित होते हैं किसी बालक में जो वास्तव में आनुवांशिकी के कारण होते हैं। आनुवांशिकी के कारण प्रजातियों में भी अंतर दृष्टिगत होता है। तो आनुवांशिकी एक महत्वपूर्ण कारण है विविधता के लिए, और आनुवांशिकी संबंधी जो कारण है शिक्षा जगत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जैसे शिक्षा बाल केंद्रित होती जा रही है वैसे वैसे आनुवांशिकी कारकों को या कारणों को जो है विविधता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता जा रहा है। दूसरा आधार है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, या इसको आप प्राकृतिक वातावरण कह सकती हैं या कह सकते हैं। इसमें भूमि, जलवायु, वन, खेती बाड़ी या जो भी भौतिक या प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं उनके आधार पर भी विविधता दिखाई देती है, उनके आधार पर भी
अंतर दिखाई देता है। जैसे कहीं गर्मी अधिक होती है, कहीं ठंड अधिक पड़ती है, कहीं की जलवायु समशीतोष्ण होती है, कहीं वन अधिक हैं तो कहीं की जमीन पूरी तरह से बंजर है। अब ये जो भौगोलिक परिक्षेत्र है, इस भौगोलिक परिक्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पर उन भौगोलिक स्थितियों का पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन जीने के तरीके में, जीवन जीने की शैली में, जीवन जीने के ढंग में अंतर परिलक्षित होने लगता है। तीसरे कारक के रूप में सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक तत्व एक महत्वपूर्ण अवयव है। आज मानव विकास या मानव सभ्यता अपने विकास की जिस चरमावस्था को छू रही है, उसमें सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। शुरू से लेकर के आज तक, या आज हम लोग अपने पीछे जो कुछ भी छोड़ते जा रहे हैं, उसके परिमार्जित कलेवर का एक जो स्वरूप है या परिमार्जित कलेवर की जो एक विरासत तैयार हो रही है, एक संचित निधि तैयार हो रही है, उसको हम सांस्कृतिक तत्व के रूप में ले सकते हैं। इसमें खान पान, भाषा, रहन सहन, ज्ञान विज्ञान, नीति गीत, नृत्य संगीत, दर्शन, ये सब कुछ जो है इसके विशिष्ट स्वरूप को शामिल रखा जाता है, शामिल किया जाता है और इसके आधार पर भी आसानी से हम विविधता को समझ सकते हैं, या इन आधारों इस सांस्कृतिक आधार पर भी जो है विविधता को डिफाइन या परिभाषित किया जा सकता है, उसके स्वरूप को समझा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक व्यवस्था। चूंकि सामाजिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक अवयव या सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आ जाता है, किंतु एक अलग पक्ष या कारक के रूप में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो यहां सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय सामाजिक प्रणाली से है, सामाजिक संगठन से है, समाज के बनावट से है। जो समाज खुला है, जो समाज ओपन है और जो समाज बंद है, क्लोज है, दोनों प्रकार की सामाजिक प्रणालियों में रहने वाले लोगों के जीवन जीने के तरीके में, जीवन यापन करने के तरीके में, उनकी जीवन शैली में, उनकी लाइफ स्टाइल में अंतर दिखाई देगा। और यह अंतर हमने पहले ही बताया है कि ये अंतर या भिन्नता ही को प्रदर्शित या प्रकट करने के लिए विविधता जैसे प्रत्यय का प्रयोग समाजशास्त्र जगत में किया जाता है, या शिक्षा शास्त्र जगत में किया जाता है, या शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रणाली को इसी रूप में हमें समझना है कि समाज की व्यवस्था बंद है कि खुली है। खुली और बंद व्यवस्था में रहने वाले लोगों के जीवन शैली में, रहन सहन में, खान पान में अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। अगला महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक व्यवस्था। यहां व्यवस्था थोड़ा सा कट गया है, राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था अथवा प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात राज्य का क्या स्वरूप है, राज्य में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि अधिनायक तंत्र है कि कुलीन तंत्र है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ये सारे कारक भी विविधता को आधार प्रदान करते हैं, विविधता को प्रदर्शित करने के लिए एक आधारभूत अवयव के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। तो ये कुछ आधारभूत कारण हैं या विविधता को पहचानने के कुछ आधार हैं, जिसमें आनुवांशिकी, भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक तत्व, आर्थिक कारक, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इस महत्वपूर्ण टॉपिक में अगला पड़ाव है, अगला बिंदु है,
वह है कि विविधता के कितने रूप हैं, विविधता के क्या स्वरूप हो सकते हैं या निर्धारित किए गए हैं, विविधता कितने प्रकार की होती है। तो विविधता के जितने आधार हैं, विविधता के जितने आधारभूत कारण हैं, उतनी प्रकार की विविधता गिनाई जा सकती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। अब इसको हम लोग भारत के संदर्भ में समझेंगे, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया कि क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता क्या होती है। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं कि क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता से अभिप्राय उस अंतर से होता है जो भौगोलिक कारणों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जैसे भूमि, जलवायु, मौसम आदि, यानी जो भी भौगोलिक कारक हैं। जब उन भौगोलिक कारकों के आधार पर अंतर निर्धारित किया जाता है, तब उसे क्षेत्रीय या भौतिक विविधता कहते हैं। अगर इसको आप भारतीय संदर्भ में समझें तो भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है और यहां पर अनेक प्रकार की क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता के दर्शन होते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हमारे यहां लगभग 43.2% जो भौगोलिक क्षेत्र है वह मैदान के रूप में आता है, अर्थात समतल क्षेत्र है। शेष लगभग 10.6% भाग पर्वत से घिरा हुआ है, 18.5% क्षेत्र पहाड़ियां हैं और 27.7% क्षेत्र पठार हैं। अब इस फिगर को देख करके, इस चित्र को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश की जो भौगोलिक बनावट है वो कितनी विविधता युक्त है, कितना विविधता से सुसंपन्न है। साथ ही भारत को कुल 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में भी बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। इसके साथ साथ इन जो भारत के प्रमुख प्राकृतिक भाग हैं, इन समस्त प्राकृतिक भागों की अपनी अलग अलग विशिष्ट बनावट है, अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। उनके बारे में आप विस्तार से अध्ययन करिएगा। लेकिन भौगोलिक या क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इन अवयव या कारकों को जानना और समझना हम आपके लिए नितांत आवश्यक है। अब जो विविधता का अगला स्वरूप है वह है भाषागत विविधता। भाषागत विविधता अर्थात हमारे यहाँ जो भाषाएं बोली, पढ़ी या लिखी जाती हैं उनकी संख्या अत्यधिक है। लगभग 1652 अर्थात 1652 भाषाएं अपने भारत देश में बोली, सुनी, पढ़ी, लिखी जाती हैं। इन 1652 भाषाओं में 22 महत्वपूर्ण भाषाएं, जिनको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। साथ ही अपने देश में लगभग 18 बोलियां हैं। भाषाविदों ने भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रख करके इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है इंडो आर्यन परिवार, जिसको भारोपीय परिवार भी कहा जाता है। इंडो आर्यन परिवार की जो भाषाएं हैं उनको बोलने वाले लोग लगभग 78% के आसपास उनकी आबादी है, अर्थात भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, सिंधी, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, मराठी इस तरीके की भाषाएं शामिल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण
भाषा या परिवार है जिसको विद्वानों ने बताया, वह है द्रविड़ भाषाई परिवार। इसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि अर्थात जो हमारे दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं हैं उनको द्रविड़ भाषाई परिवार में रखा गया है। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। ऑस्ट्रो एशियाई परिवार में जो जनजातियां हैं जिन क्षेत्रों में निवास करती हैं उन जनजातीय लोगों द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भूमिया, संथाली, खासी आदि। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में भाषागत विविधता अत्यधिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। भाषागत विविधता को अगर ध्यान से देखें तो लगता है एक राष्ट्र में ही कई राष्ट्र के लोग निवास करते हैं। अब भाषागत विविधता और क्षेत्रीय विविधता को जोड़ने के लिए अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी। इस कहावत को ध्यान में रखकर ही आप क्षेत्रीय और भाषागत विविधता को आसानी से समझ सकते हैं। विविधता का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्वरूप है, जो विविधता का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है, वह है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में संस्कृति क्या है। तो संस्कृति से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, ज्ञान विज्ञान, भाषा, दर्शन, सोच, विचार, नृत्य, कला आदि के विशिष्ट स्वरूप से होता है। अर्थात ये सारे तत्व संस्कृति में सम्मिलित होते हैं और इन सारे तत्वों के आधार पर हम विविधता को आसानी से समझ सकते हैं, विविधता के स्वरूप का सरलता से निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अपने देश में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी आदि के लोग हैं। इस धार्मिक विविधता के साथ साथ आप देखें तो अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग जीवन जीने का तरीका है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अवयव हैं, उन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अवयव के आधार पर भारत की विविधता जो है परिलक्षित होती है, भारत की विविधता झलकती है, दिखाई देती है। अब इन संपूर्ण प्रकरण को अध्ययन करने के उपरांत अगर ध्यान से समझा जाए कि इसमें परीक्षा की दृष्टि से ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है या बनता है कि विविधता क्या होती है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधताओं का वर्णन कीजिए। ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात हुई। अगर परीक्षा पैटर्न हमारा बहुविकल्पीय है तो निश्चित मान करके चलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न निर्मित हो सकते हैं। जलवायु से लेकर निर्मित हो सकते हैं, वन क्षेत्र से लेकर के निर्मित हो सकते हैं, भूमि क्षेत्र से लेकर के निर्मित हो सकते हैं, या अन्य जो भौगोलिक विविधताएं हैं वहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से भी सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रख करके भी बहुविकल्पी प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं। जैसे धर्म के आधार पर धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों की संख्या के आधार पर भी प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी सकारात्मक सुझाव को अवश्य प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे हम लोग उत्तरोत्तर अपने इस ई शिक्षा कार्यक्रम
को और गुणवत्तापूर्ण बना सकें। धन्यवाद अगेन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।